सबसे पहले यार, अ, अगर मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप लोग को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को है ना, हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है, आपको अपने चैप्टर का स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सो आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक होगी बेटा, तो साथ में ओपन करके रखना, सो दैट आपको आइडेंटिफाई रहे, ठीक है, कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ओके, मैं इंपॉर्टेंस वाइज यहाँ पे बताते जाऊँगा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें आप लोग को है ना, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि पहले आपके पास एक एसी सप्लाई होती है, ओके। सो क्या होता है, सो फर्स्ट यू हैव एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के आगे आप ट्रांसफार्मर लगाते हो, और सबको याद होगा स्पेसिफिकली हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर यूज करते हैं, सबको याद होगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के आगे अगर आप जाते हो तो आपके पास आता है फिल्टर, ओके। फिल्टर सर्किट में स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में कैपेसिटर फिल्टर है, और फिल्टर के आगे हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, और वो भी जीनर डायोड का यूज करके, बराबर। और देन हमें आउटपुट में डीसी मिलता है। दिस इज अ प्योर डीसी। चेक करो मैं सही हूँ क्या, बाकी सब लोग भी बताना। ये फ्लो मतलब डब्बा वब्बा बना के दिखा होगा, सही है। दिस शुड बी द फ्लो, एसी से डीसी इस तरह से जनरेट होता है, बराबर। सो एसी मतलब इनपुट ऐसा होगा आपके पास, और डीसी मतलब फाइनली ऐसा आउटपुट आएगा। तो ये जो पूरा मैंने अभी आपको फ्लो बताया, ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। और ये सेमीकंडक्टर के का ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड है ना, अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। चलो याद करके बताओ, क्लास में लिखवाया था आप लोग को विथ डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। आ सकता है, यस और नो। आपके पास क्वेश्चन बैंक में भी ये दोनों क्वेश्चन होंगे पक्का, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग, ओके। और दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियरली पता होगा कि हाफ वेव मतलब आपकी एफिशिएंसी जो है वो 40% है, और फुल वेव जिसकी एफिशिएंसी इससे डबल है। और इसका जो डायग्राम, अगर आप डायग्राम को अच्छे से स्टडी करो, सो डायग्राम जो वेव फॉर्म का डायग्राम है उसमें क्लियर कट पता चल जाता है कि डिफरेंस क्या है। सो ये आपका एक्चुअली में एसी इनपुट होता है, हाफ वेव का आउटपुट जो रहता है वो ऐसा होता है, और फुल वेव का ऐसा होता है। सो ये आपका एसी इनपुट है, ये आपका हाफ वेव का डीसी आउटपुट है, और ये फुल वेव का डीसी आउटपुट है। और आपको याद होगा ये दोनों को हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं,
मैंने आप लोग को लिखवाया भी होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ योर इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसका क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में होगा, 100 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया है, मुझे अभी भी याद है। ओके, तो ये आपका हाफ वेव फुल वेव का एक वर्किंग हो गया। 3 मार्क के लिए वर्किंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला पार्ट कहाँ पे कंप्लीट होता है? तीसरे और चौथे एक एक मार्क वाले क्वेश्चन से, तो वो भी बताता हूँ। थर्ड में आप लोग को 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिपल फैक्टर। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड के पेज में राइट साइड में रिपल फैक्टर करके दिया होगा, चेक करो। रिपल फैक्टर आपका कम होना चाहिए, है ना? दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू आपका डीसी का वैल्यू। एंड रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना बेटर होता है सर्किट के लिए। ओके, सो रिपल फैक्टर का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, और फोर्थ, कैपेसिटर फिल्टर का काम क्या होता है उसके देखो नीचे आपको दिया होगा पूरा प्रॉपर, व्हाट इज कैपेसिटर फिल्टर, है ना? और फिल्टर का काम क्या होता है। अगेन ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 मार्क के लिए जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, स्टार्टिंग का पार्ट है। कैपेसिटर फिल्टर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है। डायग्राम देखो तो आपको दिखेगा राइट साइड में ऐसा डायग्राम। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर है। ओके, और सेमीकंडक्टर को मैं टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको सिखाऊंगा। तो पहले पार्ट में से और हर पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की चांस है। क्लियर हुआ? सो इसमें से क्या क्या हो सकता है? मे बी ब्लॉक डायग्राम आ सकता है, मे बी वर्किंग आया तो हाफ वेव फुल वेव का वर्किंग, और 1 मार्क का क्वेश्चन रिपल फैक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर। ओके, क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे बताओ, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? द सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट डील करता है विथ द स्पेशल पर्पस डायोड। ओके, सो सेकंड पार्ट किसको डील करेगा? स्पेशल पर्पस डायोड को। और अगर आपने देखा होगा, वैसे सिलेबस में मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर 4 है, बट हम लोग को एक डिलीट करके सिर्फ 3 पढ़ने हैं, बराबर? जो काफी लंबा वाला था वो हटा दिया है। सो दे हैव डिलीटेड विच पार्ट? द जीनर डायोड। आप अपनी टेक्स्ट बुक चेक करो तो आपको पता चलेगा जीनर डायोड का कंपोनेंट पूरा हटा दिया। क्या रखा है? तो हमारे सिलेबस में रखा है एक तो फोटो डायोड, बराबर? आई थिंक अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो फोटो डायोड का ऐसा कुछ सिंबल होना चाहिए। ओके, डायोड का सिंबल और उसके ऊपर लाइट आती हुई। ओके, ये फोटो डायोड है। सेकंड सिंबल, और सेकंड बेसिकली आपको पढ़ना है रिगार्डिंग द सोलर सेल, प्लीज देखना, बराबर? सेकंड आपको सोलर सेल होगा, और तीसरा आपको होगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और इसका एग्जैक्टली सेम पर उल्टा जो सिंबल है फोटो डायोड और एलईडी का, दोनों का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दैट फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में रखते हैं। सोलर सेल सेल है मतलब ये बैटरी की तरह काम करता है, तो इसमें बायस नहीं होता, तो इसमें नो बायस होता है, हम बायसिंग नहीं करते हैं। और एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट को एमिट करवाना है, तो हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन बैंक आराम से जब स्टडी करोगे ना ये चैप्टर का, तो 3 मार्क वाली कैटेगरी में ये तीनों के वर्किंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान से देखना, अगर आप जब भी क्वेश्चन बैंक देखोगे बेटा, तो आपको तीनों के वर्किंग मिलेंगे, और वो पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है।
3 मार्क्स का। ओके, वर्किंग सिंपल क्वेश्चन है, फोटो डायोड कैसे काम करता है। तो आप जब रीड करोगे ना तो ऐसे वर्डिंग्स लिखेंगे। वो क्या बोलते हैं कि तुम फोटो डायोड को रिवर्स बायस में रखते हो, तो रिवर्स बायस में जब रखते हो तो सर्किट में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद आप क्या करते हो, जंक्शन के ऊपर लाइट गिराते हो, और अगर आपकी लाइट जो बीच में जंक्शन है, जो डिप्लीशन लेयर है, उससे ज्यादा, मतलब वो जो विड्थ है उससे ज्यादा इंटेंसिटी की गिरी, तो ये जो करंट है बेसिकली वो क्या होगा और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बैरियर पोटेंशियल, जो बीच वाला बैरियर पोटेंशियल है, वो आपका कम हो सकता है। याद रखना, फोटो डायोड हम जानबूझ के रिवर्स बायस में इसके लिए रखते हैं सो दैट आप लाइट के थ्रू कंडक्शन करवा पाओ। समझ में आया? मैं चाहूं तो डायोड को काम करवाना है तो फॉरवर्ड बायस में काम करवा लूँ, बहुत सिंपल, बैटरी को उल्टा कर दो, हो जाएगा, डायोड कंडक्ट करना चालू करेगा। पर मेरा इंटेंशन वो नहीं, मेरा इंटेंशन क्या है, फोटो डायोड को कंडक्ट करवाना है तो तुम उसको पहले तो बंद करो। बंद कैसे कर सकते हो कोई भी डायोड को? बाय कनेक्टिंग देम इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में वो बंद हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा, तो अब उसको वर्क करवाना है, तो कैसा वर्क करवाओगे? सिंपल, उसके ऊपर लाइट गिराओ। तो व्हेन यू, मतलब लाइट जब गिराते हो उसकी इंटेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, द कंडक्शन प्रोसेस विल स्टार्ट। इसीलिए फोटो डायोड का यूज आप अपने नोट्स में चेक करना, टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली लिखा होगा बर्गलर अलार्म में होता है। ओके, फोटो डायोड का मेजर यूज जो है वो अलार्म सिस्टम में, काउंटर्स में, वो सब जगह हो सकता है। क्यों? क्योंकि बर्गलर अलार्म में क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा दैट मैनी अ टाइम यू कैन नॉट सी द पर्टिकुलर लाइट, पर जैसे ही अगर आप डोर खुलता है, अगर चोर कोई है और वो अगर डोर को खोलता है तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती है और अलार्म तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। देखा होगा ना मूवी में। इसीलिए कई बार वो हेस्ट वाली जितनी भी मूवीज है उसमें वो लोग क्या करते हैं, दे यूज अ स्प्रे काइंड ऑफ सिस्टम, और वो स्प्रे मार के वो पूरा आपको लेजर्स और वो सब दिखते हैं रेड कलर के। सो ये जो चीजें हैं वही आपका फोटो डायोड। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सो फोटो डायोड का वर्किंग या सोलर सेल का वर्किंग या एलईडी का वर्किंग सिंपल है, क्वेश्चन बैंक में से पढ़ सकते हो, उसके लिए टेक्स्ट बुक के रिक्वायर नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से पढ़ो। 3 मार्क का वर्किंग आपको आना चाहिए, सिंपल है। और वो टाइम पे मैंने आपको एक छोटा सा पीडीएफ भी शेयर किया था ग्रुप पे, जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था तब। वो पीडीएफ में बहुत इजी वर्ड्स में दिया है, तो जैसे जिसमें से भी पढ़ना चाहो चलेगा। ठीक। अच्छा, पर इसके अलावा देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से पूछे जा सकते हैं, वो बता देता हूँ। ये 3 में आपकी टेक्स्ट बुक में ना तीनों के ग्राफ दिए होंगे, प्लीज यार एक बार चेक करना। ओके, और मैं यहाँ पे थोड़ा रिक्रिएट कर देता हूँ, आप बताओ सही या नहीं। फोटो डायोड में भी कुछ ग्राफ होगा शायद, तो ऐसा वाला कुछ ग्राफ दिया है क्या? एम आई करेक्ट? कुछ है ऐसा ग्राफ? फिर सोलर सेल में कुछ ऐसा ग्राफ दिया है लाइक दिस, और सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलईडी में कुछ ग्राफ दिया होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिखे तीनों ग्राफ? ये आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ ऑफ सोलर सेल। तो अब 4 अलग अलग ग्राफ दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, सेकंड वाला सोलर सेल है, थर्ड वाला एलईडी है, फर्स्ट वाला तुम्हारा ये। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ये टेक्स्ट बुक रीड कर दो, या मैंने अभी बना दिया तो आपको आइडिया लग गया, तो ऐसे ग्राफ आपको पता होने चाहिए। दूसरा, आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में देखना, उन्होंने 4 मार्क में एक एलईडी का, मेरे हिसाब से एलईडी का ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सबका क्वेश्चन रहा। ओके, सो उसके एप्लीकेशन है, सो एलईडी के एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ लेना। हर एक के एप्लीकेशन के नाम याद होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे उसकी डिटेलिंग चाहिए, है ना। सो हर एक के एप्लीकेशन के नाम, जैसे एलईडी कहाँ यूज होता है ना। हाँ, तो वेदांत,
या तो एमसीक्यू में पूछेंगे या वो सिंपल 1 मार्क में पूछेंगे, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी, ओके, या 2 मार्क में, ठीक है। सो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक से रीड कर लो कि क्या क्या चीज दी है और वो लिखना, ठीक है। अच्छा, एंड लास्ट, एलईडी में जहां पे ग्राफ दिया है ना, आप लोग अपने नोटबुक में जब चेक करोगे, जहां पे ग्राफ दिया है उसके एग्जैक्टली ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी के कॉम्बिनेशन दिया है कि मान लो कि आपके पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस है तो उससे क्या कलर बनेगा, फिर आपके पास है ना ऐसे अलग अलग, तो 3-4 ऐसे आपको दिए हैं। सो प्लीज रीड दैट पैरा, ये पैरा आप रीड करना, तो आपको पता चलेगा कि ओके अगर मैं ये यूज करूंगा तो मुझे ये कलर मिलेगा, ये यूज करूंगा तो ये कलर मिलेगा। सो आई थिंक यू विल गेट दैट आइडिया, ठीक है। तो हो गया, दैट्स इट। सो सेकंड पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर जिसका नाम है स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, उसमें से ये करना है। वापस रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी है। वर्किंग, सेकंड ग्राफ, ओके, वर्किंग फ्रॉम एचएससी क्वेश्चन बैंक, ग्राफ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, तीसरा एप्लीकेशन अगेन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके। ये 3 चीज आपको पढ़नी है, बस हो गया, और ये आपका टॉपिक इज डन। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक, ओके, द थर्ड टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। सो ट्रांजिस्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, एज यूजुअल। तो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं, ओके। सो कितने टाइप होते हैं, ओके, सो टाइप, सो सबको पता है देयर आर 2 टाइप्स, एनपीएन एंड पीएनपी, ओके। फिर कितने टर्मिनल होते हैं, सो देयर आर 3 टर्मिनल, है ना, एंड 2 जंक्शन। 3 टर्मिनल में आपके पास होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर में आपको याद होगा मैंने आपको एक टेबल बनवाया था कि कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है पर डोपिंग मीडियम होती है, एमीटर का एरिया मीडियम होता है पर डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, बेस में दोनों कम होते हैं, ओके। तीसरा, आपको एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस, ये जो 2 जंक्शन है, ये जो जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी टेबल बनवाया था कि दोनों फॉरवर्ड हुए तो सैचुरेशन रीजन में जाता, पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स तो एक्टिव रीजन में जाता, दोनों रिवर्स तो कट ऑफ रीजन में जाएगा, और रिवर्स और फॉरवर्ड में होगा तो रिवर्स एक्टिव में जाएगा, बराबर। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल, ओके। और चौथा, कॉन्फिग, ट्रांजिस्टर के कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। सो अगेन 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर होता है, कॉमन बेस होता है, और कॉमन कलेक्टर होता है। सो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ये आपका हो गया द बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, तो इसमें से 1 मार्क का कुछ पूछा जा सकता है, ओके। ये पहला हो गया। देन ट्रांजिस्टर का दूसरा पार्ट, ओके, वर्किंग ऑफ एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है, ठीक है, वर्किंग ऑफ एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैंने जब करवाया था तब भी लिखवाया भी था, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि जब भी आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में लिखोगे ना तो वहां पे पूरा वर्किंग में इलेक्ट्रॉन्स वर्ड यूज होता है, और जब आप पीएनपी में आते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन के वर्ड को रिप्लेस करना है होल्स के साथ, ठीक है, बस इतना फर्क होता है। सो वर्किंग ऑफ एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगेन इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
और आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। देन इसी में है ना, तीसरा क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ओके। और मे बी अगर कोई 1 मार्क के लिए न्यूमेरिकल बना तो भी इसमें से आएगा, ओके। सो अल्फा और बीटा को हम करंट गेन बोलते हैं, और बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट आई ई इज आई सी प्लस आई बी, और अल्फा को हम डिफाइन करते हैं आई सी अपॉन आई ई, और बीटा को हम डिफाइन करते हैं बेटा आई सी अपॉन आई बी। और अगर आप ये दोनों को मतलब रिलेट कर दो तो बीटा हो जाता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा हो जाता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है, ओके। अल्फा कॉमन बेस के लिए यूज होता है बेटा, और बीटा जो रहता है वो कॉमन एमिटर के लिए यूज होता है। सो ट्रांजिस्टर का है ना मेजर ये थर्ड पार्ट है, और मुझे मैंने कल S3 के साथ भी जब डिस्कस किया तो बोला था कि गट फीलिंग बोलती है कि ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए। सो आई फील लाइक कि इस साल भी होगा, ओके। सो करके जाना, सिंपल क्वेश्चन है काफी, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। उसके बाद है ना फोर्थ क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अगेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करें, आप अपना क्वेश्चन बैंक देखो, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, सिर्फ ग्राफ बनाने हैं प्रॉपरली। सोचो ग्राफ बनाने के लिए आपको 4 मार्क मिल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा याद करके जाएगा, और कितने सिंपल है। इनपुट का ग्राफ फॉरवर्ड बायस की तरह, आउटपुट का रिवर्स बायस की तरह, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि 4 मार्क के लिए आपको आ जाए, और जैसे मैंने बोला था कि मान लो कि सिर्फ एक ही पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछा जाए, ओनली ड्रॉ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो ठीक। एंड लास्ट है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ओके। सो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब इसमें याद रखना है, ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक है ना ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डायग्राम वो आप सही से रटो, बिकॉज इसका डायग्राम और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम सेम है, इसका और उसका सेम है, कोई फर्क नहीं, हार्डली वो एमीटर और वोल्ट मीटर का फर्क होता है, बाकी सेम टू सेम डायग्राम, तो कोई भी एक याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। दूसरा है ना, दूसरा आपको यहाँ पे लिखना होता है आउटपुट में, दैट आउटपुट इज ऑलवेज डिफाइंड एज वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज बेसिकली करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो हम लिखते हैं आई सी इंटू आर सी, यू कैन से आर सी और आर एल चलता है, आर एल का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। सो ये आपका आउटपुट होता है। फिर आपको पता है कि आईसी जो होता है वो होता है बीटा टाइम्स आई बी, ओके। जस्ट अभी मैंने लिखा भी है यहाँ पे साइड में, तो आईसी की वैल्यू होती है बीटा आई बी। सो ये जब आप सब्सटीट्यूट करते हो बेटा, तो आई थिंक यहाँ से क्लियर कट समझ में आता है कि आउटपुट वोल्टेज आपका बीटा टाइम्स इनपुट करंट के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है, और क्योंकि बीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, सो आपका आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होके आपको मिलता है। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही ज्यादा बड़ा दिया है, मत डोंट मैं प्रेफर नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सिंप्लीफाई वर्ड्स में जो अभी मैंने बताया ये इतना, और फिर जो थोड़ा बहुत आप चाहिए तो अपने
नोट्स में से देख लो, जो मैंने क्लास में करवाया है उतना सफिशिएंट है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक रीडिंग मत करना इस केस में, बिकॉज टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा भी है, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज इज बीटा टाइम्स IVR, और बीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए आपका है ना वो आपका ज्यादा हो जाएगा। और जैसे देर आर टू मोर थिंग्स, जैसे बोलते हैं वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, बराबर। सो ये दो टॉपिक का जितना मुझे पता चल रहा है वैसे वैसे है सिंपल, ये VO/VI होता है, आई थिंक, है ना, जिसको हम बीटा टाइम्स RL/RI बोलते हैं, और AP को मेरे हिसाब से बीटा स्क्वायर टाइम्स RL/RI बोलते हैं। पर जैसे मुझे लग रहा है तब तक ये दो टॉपिक के आने के चांस थोड़े कम है। CET में यस, वेरी हाई चांस, वेरी हाई चांस, ओके, पर बोर्ड्स में आने के चांस कम है। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, और जितनी चीजें पूछी जा सकती है सो बता दिया मैंने, टोटल 5 चीजें हैं पूछी जा सकती है, तो आपके सामने है। गोइंग टू द लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स। बोर्ड्स में पक्का है कि या तो 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, है ना, सो फिक्स है, 100% आएगा इस बार। स्कोरिंग टॉपिक, सबसे स्कोरिंग टॉपिक, ओके। सो लॉजिक गेट को याद रखो बेटा, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। जो पहला है जिसको हम बोलते हैं बेसिक गेट, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड गेट, ओके। अब बेसिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। सो ऑब्वियसली नॉट, एंड, और। सो नॉट गेट जो है ना, आपको याद होगा ऐसा सिंबल होता है, एंड गेट ऐसा, और गेट ऐसा। सो नॉट गेट इज 1 इनपुट 1 आउटपुट, बाकी सारे गेट होते हैं 2 इनपुट 1 आउटपुट, ओके। तो ये ए लिखते हैं, ये वाई लिखते हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये वाई होता है, इसमें भी ये ए होता है, बी होता है, और ये वाई होता है। और हर गेट के साथ आपको उसका ट्रूथ टेबल, है ना, क्या पता होना चाहिए। देखो सिंपल है, एक तो गेट कौन से टाइप का है, बेसिक है या डिराइव्ड है, दूसरा हर एक का एक्सप्रेशन, सो y इज इक्वल टू ए बार, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में आपको, है ना, उसका ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल क्या है, सिंपल है कि जैसे आपने ए और वाई दिया, फिर आपको लिखना है अगर इनपुट 0 दिया तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। सिमिलरली एंड गेट के बारे में बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। सो 0 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें 1 आता है। पर इसके बारे में बात करें तो ये 0 आता है और ये 1 आता है, ओके। देखो अभी जितना लिख रहा हूँ ना, अगर आपने इतना भी पढ़ा ना तो ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो बहुत, ओके, ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके। सो बेसिक गेट्स 3 टाइप, तीनों का सिंबल, एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है।
वैसे ही डिराइव्ड गेट, सो डिराइव्ड में ओके अगेन आपके पास 3 टाइप, सबको याद होगा। ओके सो पहला जिसको बोलते हैं नैंड, दूसरा जिसको क्या बोलते हैं नॉर, तीसरा जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सऑर। नैंड कैसा दिखता है? सो मैंने आपको बताया था नैंड इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम एंड और आगे नॉट लगा के। नॉर कैसे बनाना है? सो पहले और बनाओगे बेटा और उसके आगे नॉट लगाओ, मतलब बबल। और एक्स और मैंने बोला था सब्यसाची डिजाइन, सो ऐसा। तो एज यूजुअल इनपुट तो हर एक में 2 ही है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं नैंड के बारे में तो ए डॉट बी लगाना है और उसके ऊपर टोटल बार लगाना। नॉर में आप ए प्लस बी लगाओगे और बार लगाओगे। एक्सऑर का सिंबल कुछ ऐसा बनता है, ए बनता है प्लस होता है, प्लस के अगर सर्कल लगाओ और बी लिखो। ओके अब ट्रूथ टेबल काफी सिंपल है। ओके सबसे पहले एज यूजुअल क्या लिखना है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये है नैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैंड? पहले हम एंड करेंगे और उसका नेगेशन करेंगे। नेगेशन मतलब उल्टा करना। तो सिंपल मतलब जैसे 0 इंटू 0 इज 0, बस उसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। 0 इंटू 1 इज 0, उसका उल्टा करोगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली ये जो एंड का टेबल है ना, एंड का जो आंसर आया था उसका आंसर का पूरा उल्टा इन्वर्टर करो तो 0 0 0 1 का उल्टा होता है 1 1 1 और 0। सो ये आपका एंड का उल्टा नैंड बनता है। वैसे ही नॉर के बारे में बात करेंगे, सेम चीजें हमें यहाँ करनी है। 0 प्लस 0 का आंसर 0 होता है, पर उल्टा करेंगे तो 1 होगा। 0 प्लस 1 का आंसर 1 होता है, पर उल्टा करेंगे तो 0 होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 1000। फाइनली एक्स और का एक्चुअली में नाम है एक्सक्लूसिविटी, है ना। वी रिक्वायर द एक्सक्लूसिविटी। सो अगर एक 1 होगा, ऑड नंबर ऑफ 1 1 होते हैं तो ही आंसर में 1 होगा। इवन नंबर में 1 आएगा ना तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर दोनों इनपुट 0 है तो आंसर 0 रहेगा, वो तो फिक्स है। 0 1 है तो आंसर 1। क्यों? क्योंकि बी 1 हुआ ए 0 है, तो कोई एक 1 हुआ तो आंसर 1। अगर ए 1 हुआ और बी 0 हुआ तो आउटपुट वापस 1 है। पर अगर दोनों 1 1, इफ बोथ आर 1 तो इवन नंबर ऑफ 1 आ गए तो आंसर 0 है। ओके सो ये जो मैंने अभी बनाया फाइनली वो आपका था एक्सऑर। ओके तो देखो ये जो पेज है ना, ये पेज में जितनी चीजें हैं उतनी बोर्ड्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आपको बेसिक डिराइव पता होने चाहिए, नॉट एंड और होने चाहिए, नैंड नॉर एक्स और होने चाहिए। हाँ सीईटी और जेडब्ल्यू के टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ऑब्वियसली, है ना। वो टाइम पे हम बता देंगे। नैंड और नॉर ये दोनों गेट काफी फेमस है और इसीलिए दोनों गेट का एक स्पेशल नाम है। इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। मतलब आप कोई भी गेट इस दोनों गेट से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सल नाम इसको दिया गया। बाकी दैट्स इट। लॉजिक गेट में और कोई टेंशन मत लेना। वैसे चांस तो है कि यार इसका एमसीक्यू आएगा, है ना। तो आप एमसीक्यू में पूछा तो आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई दिस गेट, हो गया 6 आपके सामने गेट रखे, कोई भी गेट आपको उठा के दे दिया। ओके बाकी और कोई क्वेश्चंस पूछने के चांस नहीं है। ओके सो सेमीकंडक्टर चैप्टर इज
इतना ही, 4 ही पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, तो देखो 4 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। पहला पेज आपके सामने है। ओके, ऐसे ही पढ़ना है आप, टाइप वाइज पार्ट वाइज पढ़ो तो आपके दिमाग में भी रहेगा। पहले पार्ट में ओके कहाँ तक खत्म होता है, ब्लॉक डायग्राम हो गया, वर्किंग ऑफ हाफ वे फुल वे हो गया, रिपल फैक्टर और कैपेसिटर फिल्टर। ओके, सेकंड स्पेशल पर्पस डायग्राम में अंकित सर ने क्या क्या बोला था, वर्किंग पढ़ना है, वर्किंग पढ़ोगे। सेकेंडली ग्राफ, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ओके, उसके बाद तीसरा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में टोटल 5 चीजें, बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, सेकेंडली वर्किंग ऑफ एनपीएन पीएनपी, तीसरा अल्फा बीटा का रिलेशन, चौथा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ, पांचवा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, ये 5 क्वेश्चन। लास्ट लॉजिक गेट। लॉजिक गेट 2 टाइप के गेट्स होते हैं, बेसिक एंड डिराइव। बेसिक में 3 गेट हो गए, डिराइव में 3 गेट हो गए। हर एक का ट्रूथ टेबल, सिंबल एंड एक्सप्रेशन हो गया। सेमीकंडक्टर इतना है। सबको समझा है? प्लीज लेट मी नो।